हेलो एवरीवन, ये वन शॉट वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी एंड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनाइजेशन, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन, वेस्ट डिस्पोजल, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, केयर कैसे करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर किसी को हो जाए तो, और इपिडेमिक मैनेजमेंट पढ़ लिए हैं। अब हम इस वीडियो में केयर ऑफ सिक इन कम्युनिटी यानी समुदाय स्तर पर रोगी की देखभाल कैसे करेंगे हम ये जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समुदाय आखिर हम कहेंगे किसे। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह होता है जिनके जीवन के उद्देश्य समान होते हैं, अर्थात एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग जो एक दूसरे पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में निर्भर होते हैं समुदाय कहलाता है। तो समुदाय में फैलने वाली बीमारी क्या क्या है? दिमागी बुखार जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, दांतों में दर्द, अन्य दांत संबंधी रोग, सर्दी जुखाम, खांसी आना, आँखों का संक्रमण, सिर दर्द, ज्वर, बुखार, कमज़ोर दृष्टि etc समुदाय के कॉमन बीमारी है। उसके बाद आता है कि समुदाय स्तर पर हम स्वास्थ्य आकलन कैसे करेंगे, हेल्थ असेसमेंट कैसे करेंगे। तो हेल्थ असेसमेंट के लिए हमें रोगी के बारे में दो चीज़ों की जानकारी आवश्यक होती है। पहले रोगी के हेल्थ हिस्ट्री यानी स्वास्थ्य संबंधी इतिहास, दूसरा फिजिकल असेसमेंट यानी शारीरिक आकलन। हेल्थ हिस्ट्री में रोगी के प्रथम बार स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा चिकित्सक के पास आने पर उसके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है। बायोग्राफिक तथ्य, इसके अंतर्गत रोगी का नाम, पता, आयु, रोजगार, धर्म, पारिवारिक आय, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा के बारे में जानकारी ली जाती है। दूसरा है रोग के संबंधित सूचनाएं, जैसे रोग की उत्पत्ति, रोग के चिन्ह तथा लक्षण जैसे भूख, प्यास, शारीरिक पीड़ा आदि का ब्यौरा नोट किया जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें यह आता है, हेल्थ हिस्ट्री में रोगी की पारिवारिक रोग संबंधी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। रोगी की आदतों जैसे धूम्रपान, मदिरापान, भोजन संबंधित आदतों की जानकारी ली जाती है। दूसरा पॉइंट आता है आपका फिजिकल असेसमेंट यानी शारीरिक आकलन। तो शारीरिक आकलन हम 5 स्टेप्स में कर सकते हैं। पहला है आपका इंस्पेक्शन यानी इंस्पेक्शन, दूसरा पाल्पेशन, तीसरा परकशन, चौथा एस्कल्टेशन, पांचवा मैनिपुलेशन। इंस्पेक्शन इस विधि के अंतर्गत रोगी को देखकर उसके शरीर का आकलन किया जाता है, जैसे रोगी के त्वचा का रंग, शारीरिक आकार, अवसाद के चिन्ह, रोगी की शारीरिक स्वच्छता। पाल्पेशन हम इस विधि में शारीरिक परीक्षण में हाथों तथा उंगलियों का उपयोग करके शरीर के ताप, त्वचा का तनाव, कंपन, शारीरिक अंगों की स्थिति, द्रव की स्थिति का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका परकशन। इस प्रकार के शारीरिक परीक्षण में उंगलियों की सहायता से शारीरिक आंतरिक अंगों को टैपिंग द्वारा परीक्षित किया जाता है, जिससे विभिन्न अंगों से अलग अलग प्रकार की आवाज़ आती है। फोर्थ पॉइंट है आपका एस्कल्टेशन। इस विधि द्वारा कानों के उपयोग से शारीरिक परीक्षण किया जाता है। इस विधि हेतु स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। आवाज़ की तीव्रता, भारीपन, श्वसन के दौरान आवाज़ आना आदि का परीक्षण किया जाता है। लास्ट पॉइंट है आपका मैनिपुलेशन। इस प्रकार का आकलन में शारीरिक अंगों के लचीलेपन का पता लगाया जाता है। अब हम जानेंगे कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एबनॉर्मलिटी यानी असामान्यताओं की पहचान हम कैसे करेंगे। रोगी के बॉडी टेम्परेचर से, उसके पल्स रेट से, एबनॉर्मलिटी ऑफ रेस्पिरेशन से, ब्लड प्रेशर से। पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं क्या क्या है? तो पाचन तंत्र से संबंधित समस्या है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी अंत्रीय संक्रमण, जॉन्डिस यानी पीलिया, डायरिया यानी अतिसार। इंटेस्टाइनल संक्रमण के अंतर्गत 5 पाचन मार्गीय संक्रमण को सम्मिलित किया जाता है, जो कि है आपका मलेरिया रोग जो स्प्लीन में सूजन से होता है, टाइफाइड यानी इंटेरिक फीवर,
क्षय रोग, लंग्स व रेस्पिरेशन ट्रैक्ट में संक्रमण। पीलिया में यह लीवर संक्रमण से होता है। इसमें निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं: त्वचा का रंग पीला पड़ जाना, त्वचीय संक्रमण जैसे स्केबिज हो जाता है, शरीर की लसिका ग्रंथि में सूजन हो जाती है, त्वचा का कवकीय संक्रमण हो जाता है, चेहरे की त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डायरिया यानी अतिसार। मल त्याग के दौरान यदि पानी के जैसा मल का उत्सर्जन हो तो अतिसार कहलाता है। हैजा में चावल के पानी जैसे दस्त लगते हैं। गोल कृमि में रोगमल में कृमि की उपस्थिति होती है। टाइफाइड रोग में अतिसार के साथ शरीर का ताप अधिक हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फीवर यानी ज्वर, उसको बुखार भी कहते हैं। इसमें बॉडी टेम्परेचर आता है यानी शारीरिक ताप। तो शारीरिक ऊष्मा का स्तर होता है जो शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा तथा ह्रासित ऊष्मा के संतुलन के कारण बनता है। बॉडी टेम्परेचर का नियमन दो प्रकार से होता है: ऊष्मीय उत्पत्ति यानी हीट का प्रोडक्शन थर्मोजेनेसिस, और ऊष्मीय ह्रास जिसको हम थर्मोलाइसिस कहते हैं, लॉस ऑफ हीट। अब है ऊष्मीय ह्रास के स्रोत क्या क्या है, थर्मोलाइसिस के स्रोत। तो इसका पहला है त्वचा के द्वारा। यह ताप नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। दूसरा है आपका कन्वेक्शन यानी संवहन द्वारा। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण उत्पत्ति की सतह से दूर होता है। नेक्स्ट है आपका कंडक्शन। इसमें ऊष्मा का संचालन गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर होता है। नेक्स्ट है आपका रेडिएशन यानी विकिरण। इसमें ऊष्मा का स्थानांतर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है। नेक्स्ट है आपका इवोपोरेशन, वाष्प द्वारा। इसके द्वारा शारीरिक जल व गैस शरीर से वाष्प बनकर वातावरण में उड़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लंग्स द्वारा। श्वसन के दौरान वायुमंडलीय वायु फुसफुस में प्रवेश करती है। यहाँ आंतरिक सतह से ऊष्मा का अवशोषण कर गर्म हो जाती है। नेक्स्ट है आपका बाय किडनी यानी वृक्क के द्वारा। यह शरीर में जल व आयन संतुलन का कार्य करती है। मूत्र के साथ शारीरिक ऊष्मा का ह्रास होता है। नेक्स्ट है आपका बाय स्टूल यानी मल द्वारा। आंतरिक मल भित्ति से ऊष्मा का अवशोषण करता है तथा मल त्याग के साथ ही ऊष्मा का ह्रास भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन यानी ऊष्मा उत्पादन के स्रोत क्या क्या है। पहला शारीरिक उपाचय क्रिया यानी शारीरिक बॉडी का मेटाबॉलिज्म। अत्यधिक भावावेश के कारण यानी जब गुस्सा में व्यक्ति होता है तो ऊष्मा का उत्पादन होता है। वातावरणीय परिवर्तन के कारण शरीर में किसी प्रकार के कारण हार्मोनल इफेक्ट, थायराइड हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन ईटीसी के वजह से ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब हम जानेंगे कि थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं। तो थर्मामीटर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, तीसरा है आपका टेम्पोनिक थर्मामीटर, चौथा है आपका डिस्पोजल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग नॉर्मल क्लिनिक में होता है। इसको नापने के लिए कांच की सहायता से तैयार किया जाता है विशेष थर्मामीटर होता है जिसके ऊपर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में पैमाने बने हुए रहते हैं। थर्मामीटर के 2 भाग होते हैं, बल्ब और स्टेम। दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिकल थर्मामीटर। इस थर्मामीटर में बैटरी लगी होती है। इसे उपयोग करते समय प्लास्टिक का कवर चढ़ाया हुआ रहता है जिससे संक्रमण नहीं होता है। इस थर्मामीटर द्वारा 60 सेकंड से भी कम समय में कितना फीवर है वो बता देता है। नेक्स्ट है आपका टेम्पोनिक थर्मामीटर। यह जो टेम्पोनिक थर्मामीटर है वह छोटा उपकरण है जिसमें स्पेक्यूलम तथा इंफ्रारेड व द्रवित क्रिस्टल भरा होता है। इसके द्वारा 2 माह तक के शिशुओं का टेम्परेचर नापा जाता है और आपातकालीन स्थिति में नापने हेतु इसका टेम्पोनिक थर्मामीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिस्पोजेबल थर्मामीटर। इस तापमानी का उपयोग एक ही बार किया जाता है जो कि पतली रासायनिक परत के कागज़ से बना होता है।
इसके द्वारा 1 मिनट से भी कम समय में ताप को नापा जाता है। अब हम जानेंगे कि कॉमन पल्स साइट क्या क्या है। गर्दन में स्थित कैरोटिड धमनी, जांघों में स्थित फीमोरल धमनी, पैरों में स्थित डोर्सलिस धमनी से पल्स रेट चेक किया जाता है। अब हम जानेंगे कि एबनॉर्मलिटी ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या है। सबसे पहला है ट्रैकीपीनिया, जिसमें रेस्पिरेशन रेट 24 मिनट से अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका ब्रैडोपीनिया, इसमें रेस्पिरेशन रेट 16 मिनट से कम हो जाता है। हाइपरपीनिया, अधिक गहराई युक्त श्वसन को हम कहेंगे। ऑर्थोपीनिया, व्यक्ति जो केवल खड़ा होकर सांस ले सकता है उसे हम ऑर्थोपीनिया कहेंगे। साइनस स्ट्रोक रेस्पिरेशन, श्वसन निरंतर रूप से गहरा होता है। साइनोसिस, O2 की कमी से शरीर का रंग नीला पड़ना। एस्पेक्सिया, दम घुटना। एनोक्सीमिया, ब्लड में O2 की कमी से को एनोक्सीमिया कहलाएगा। अब है रेजर यानी कपकपी। तो रेजर किसे कहते हैं? शरीर में ऊष्मा अथवा ताप नियमन का कार्य मेंड्यूला द्वारा किया जाता है। किसी प्रकार के संक्रमण के कारण मस्तिष्क का यह भाग प्रभावित होता है और ताप नियमन नहीं होने से व्यक्ति को तेज ठंड लगकर कपकपी होने लगती है। यह अवस्था विभिन्न रोगों जैसे मलेरिया, इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न के दौरान होता है। तो रेजर जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका कोल्ड स्टेज, दूसरा हॉट स्टेज, तीसरा है स्वीटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज यानी इस अवस्था में रोगी को तेज ठंड लगती है तथा शरीर में कपकपी होती है। इस अवस्था में नर्स को रोगी के शरीर ताप नियमन हेतु आवश्यक चादर तथा कंबल रोगी को ओढ़ाना चाहिए। रोगी को इकाई में पंखे बंद कर रखना चाहिए। रोगी की इकाई के दरवाजे खिड़की को बंद रखा जाना चाहिए। तुरंत चिकित्सक को सूचित किया जाना चाहिए। गर्म एप्लीकेशन का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसका हॉट स्टेज। कोल्ड स्टेज के समाप्त होते ही शरीर में रोगी को ताप बढ़ने लगता है। यह 103 डिग्री फ़ारेनहाइट और उससे भी अधिक हो जाता है। इस स्थिति में नर्स द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। अतिरिक्त कंबल व चादर को हटा देते हैं। इकाई की दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रोगी को ताप को कम करने हेतु शीतल प्रयोग जैसे कोल्ड स्पंज, आइस पैक आदि का उपयोग किया जाता है। रोगी को शरीर के ताप को निश्चित अंतराल पर निरीक्षित किया जाता है। चिकित्सक को रोगी के संबंध में सूचना किया जाता है। हॉट स्टेज के बाद स्वीटिंग स्टेज होगा। इसमें अत्यधिक शारीरिक ताप के बढ़ने के पश्चात रोगी को पसीना आने लगता है तथा धीरे धीरे शरीर का ताप घटने लगता है। इस अवस्था में नर्स द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए। रोगी के शरीर का ताप को सामान्य करने के लिए शीतल जल का प्रयोग किया जाना चाहिए। रोगी के कक्ष में पंखे कूलर को चला दिया जाना चाहिए। रोगी को पसीने के साथ गीले टॉवल या कपड़े की सहायता से पोंछना चाहिए। इसके बाद आपका चैप्टर आता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम श्वसन मार्ग 2 भागों में बांटा गया है। पहला लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, दूसरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स आता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नोजल कैविटी तथा ट्रेकिया आता है। अब हम जानेंगे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता क्या क्या है। पहला है आपका कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, दूसरा COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, तीसरा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया, TB, ब्रोंकाइटिस, प्लूरिसिस, एम्फाइसीमा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एक्नी एंड पेन, दर्द और तथा पीड़ा। तो दर्द कई कारण से होता है परंतु इसका अनुभव व्यक्ति रूप में ही किया जाता है। तो बॉडी पेन में क्या क्या आता है? हेडेक यानी सिर दर्द, टूथेक यानी दांतों का दर्द, एब्डोमिनल एक्नी यानी उदारीय पीड़ा, ईयर एक यानी कर्णीय पीड़ा, जॉइंट एक यानी जोड़ों का दर्द। तो हम जानेंगे कि सिर दर्द क्यों होता है। तो सिर दर्द के कारण है पीरियड्स, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज,
आँखों पर स्ट्रेस पड़ने के कारण, मानसिक तनाव की स्थिति, शारीरिक थकावट के कारण, सर्दी जुकाम। और इसका हेडेक का ट्रीटमेंट क्या होगा? दर्द निवारक औषधि दी जाती है। रोगी के सिर पर दर्द निवारक नाम की सहायता से मालिश की जाती है। रोगी के सिर दर्द का कारण पता करके कारण का उपचार किया जाता है। रोगी को शांत वातावरण में आराम करने के लिए कहा जाता है। रोगी को पीने के लिए पेय पदार्थ दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका टूथेक यानी दांतों में दर्द। दांतों का दर्द असहनीय प्रकार की पीड़ा है। यह निम्नलिखित कारणों से होता है: दांतों में संक्रमण के कारण, मसूड़ों में सूजन हो जाने से, अत्यधिक मीठे पदार्थ का सेवन करने से, मुखीय स्वच्छता के अभाव के कारण, चॉकलेट खाने से। दांत के दर्द का ट्रीटमेंट: दांतों में दर्द होने पर उपयुक्त दर्द निवारक दी जाती है। दांतों की नियमित साफ सफाई करना, दांतों का नियमित परीक्षण करवाना। दांतों की सहायता हेतु फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से सफाई करना, दांतों के स्वास्थ्य हेतु फलों का सेवन करना। नेक्स्ट है आपका पेट उदरीय पीड़ा। तो इसके कारण है भोजन के अत्यधिक सेवन करने से, पेट में गैस का निर्माण होने से, मसालेदार भोजन के सेवन से, दर्द, अतिसार व कब्ज दोनों अवस्था में हो सकता है। शारीरिक संक्रमण की अवस्था में चोट लगने से। पेट दर्द का ट्रीटमेंट क्या है? पीड़ा के निवारण हेतु दर्द निवारक औषधि दी जाती है। रोगी को मसालेदार भोजन नहीं दिया जाता है। रोगी को उदरीय अम्लता को उदासीन रखने हेतु एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की टैबलेट दी जाती है। कानों के दर्द के होने के कारण क्या क्या है? इसका कारण है कानों में सिरुमिन में एकत्रित हो जाता है। कानों में संक्रमण के कारण, कानों में विदेशी पदार्थ जैसे धूल के कण, कीड़े आदि का प्रवेश, कान में चोट लगने से, कान में मैल लग जाने के कारण। ट्रीटमेंट: दर्द की स्थिति में रोगी को दर्द निवारक औषधि दी जाती है। कानों की स्वच्छता की नियमित देखरेख करना। गले में संक्रमण के मध्यकर्ण में पीड़ा होती है, अतः इसका उपचार तुरंत किया जाना चाहिए। कानों में पेन पेंसिल बाल के पिन से कानों में नहीं देना चाहिए। तेज आवाज़ों से कान को बचाना चाहिए। कानों में विदेशी पदार्थ के प्रवेश करने पर रोगी को तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। जॉइंटेक यानी जोड़ों का दर्द। तो जोड़ के दर्द के कारण होता है, शरीर में विभिन्न अस्थियां परस्पर संधि द्वारा जुड़ी होती है। इन संधियों की सहायता से शरीर में गति होती है। जोड़ों में दर्द निम्नलिखित कारण से होता है: गठिया रोग हो जाने से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, जोड़ों में सूजन हो जाने से, अधिक शारीरिक भार के कारण। जोड़ों में पीड़ा होने की स्थिति में दर्द निवारक औषधि दी जाती है। जोड़ों संधियों में सूजन होने पर नमकयुक्त गुनगुने पानी की सहायता से सिकाई करते हैं। रोगी को उपयुक्त आराम दिया जाता है। बुखार की स्थिति में एंटीपायरेटिक औषधि दी जाती है। रोगी को औषधि भूखे पेट नहीं देना चाहिए। औषधि के साथ रोगी को दूध दिया जाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड रोल ऑफ एएनएम। चिकित्सक की उपस्थिति में रोग को घर अथवा अस्पताल में उपचार देने संबंधित निर्देश स्टैंडिंग ऑर्डर कहलाते हैं। बीपी हाई का ट्रीटमेंट है बी ब्लॉकर, सीए चैनल ब्लॉकर्स, ईटीसी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है आपका, पहला है आपका गैस्ट्राइटिस, दूसरा है आपका पेप्टिक अल्सर, तीसरा है आपका लीवर किरोसिस, चौथा है पेनक्रियाइटिस, फिफ्थ है आपका एपेंडिसाइटिस, सिक्स है आपका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये सब आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत हार्ट, आर्टरी, वेन आते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड केयर ऑफ ए कार्डिक पेशेंट।
यानी रक्त परिसंचरण तंत्र में संबंधित व हृदय रोगी की देखभाल तथा एएनएम की भूमिका। पहला है आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दूसरा एंजीना यानी सिर दर्द। नेक्स्ट है आपका हृदय पेशी संक्रमण यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है आपका हाई बीपी। नेक्स्ट है आपका हार्ट फेल्योर। उसके बाद है कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय धड़कन का रुक जाना। उसके बाद आपका आता है एनीमिया यानी रक्त अल्पता। उसके बाद आता है रियूमेटिक फीवर। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण क्या क्या है? तो इसका कारण कोरोनरी आर्टराइटिस होता है। उस नेक्स्ट है आपका सेकंड कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस। रिस्क फैक्टर है इसका धूम्रपान, वसायुक्त भोजन, मधुमेह। दूसरा कारण है इसका कोरोनरी आर्टराइटिस फिस्टुला। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं? तो सीने में दर्द होगा, अचानक मृत्यु हुआ, हाई बीपी, तीव्र नाड़ी दर्द, जल्दी थकान। उसके बाद हम जानेंगे कि हाई बीपी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो अधिक थकान हो जाना, रोगी को चक्कर आते हैं, नींद की कमी, याददाश्त कम हो जाना, पीड़ादायक श्वसन। हाई बीपी का ट्रीटमेंट क्या होगा? ड्यूरेटिक, बी ब्लॉकर तथा सीए चैनल ब्लॉकर्स। ACE इनहाइबिटर्स। रोगी को कम सोडियम युक्त आहार दिया जाना चाहिए। और जिस रोगी का हाई बीपी हो, रोगी को शरीर के वजन को संतुलित रखना चाहिए। रोगी को धूम्रपान व मदिरापान से बचाना चाहिए। रोगी को ड्यूरेटिक दिया जाना चाहिए। रोगी को कम वसा व कम कोलेस्ट्रॉल युक्त आहार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी तंत्रिकीय समस्या। नर्वस सिस्टम, ये 3 पार्ट्स में होते हैं: ब्रेन, स्पाइनल कोड से निकलने वाली तंत्रिका, मस्तिष्क तथा स्पाइनल कोड से निकलने वाली तंत्रिका। प्रॉब्लम एंड ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र की समस्या एवं उपचार। पहला है आपका हेड इंजरी यानी मस्तिष्क आघात, मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क संक्रमण, इपिलेप्सी दौरे पड़ना, कोमा बेहोश हो जाना, पार्किंसोनिया। अब मस्तिष्क संक्रमण मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट। रोगी को औषधि के रूप में निम्न दवाई देते हैं: प्रतिजैविक, एम्पिसिलिन, ड्यूरेटिक जैसे मेनिटोल थाइजाइड। IV फ्लूइड के रूप में 5% डेक्सट्रोज देते हैं। नेक्स्ट है आपका इपिलेप्सी यानी दौरे पड़ना। यह 3 फेज में का होता है: टोनिक, क्लोनिक तथा लास्ट फेज। इपिलेप्सी यानी दौरे पड़ना के साइन एंड सिम्टम है रोगी के व्यवहार में परिवर्तन, रोगी को के देखने की क्षमता में कमी, मानसिक व्यवहार में बदलाव। रोगी टोनिक फेज के अंतर्गत आता है रोगी के शरीर में अकड़न, बेहोश हो जाना, रोगी की श्वसन गति बंद हो जाना, रोगी को कहनी में फ्लेक्शन हो जाना। क्लोनिक फेज, इसके अंतर्गत रोगी के मुंह में झाग आते हैं, रोगी की जबड़े की मांसपेशियों में अनैच्छिक संकुचन, मसल्स में जड़ की गतिविधियां होते हैं। लास्ट स्टेज में अनियमित श्वसन होता है, तेज सिरदर्द होता है, बहुत गहरी नींद। इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? इपिलेप्सी का ट्रीटमेंट हम फेनिटोयोन से होता है। नेक्स्ट है आपका फिनोबार्बिटोन और थर्ड है आपका वालपोरिक एसिड द्वारा ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रैक्चर। तो जानेंगे कि फ्रैक्चर किसे कहते हैं। तो दबाव, मांसपेशीय तनाव, अस्थि संबंधित रोग अथवा चोट के कारण अस्थि का टूट जाना फ्रैक्चर कहलाता है। फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो फ्रैक्चर के उपचार हेतु निम्नलिखित विधि का उपयोग किया जाता है। पहला है ट्रैक्शन के उपयोग द्वारा, दूसरा है फिक्सेशन यानी स्थिरीकरण के प्रक्रिया के द्वारा, थर्ड है आपका कास्ट के उपयोग के द्वारा, फोर्थ है आपका रिडक्शन प्रक्रिया के द्वारा फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट किया जाता है।